वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 14 मई 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल सजिटेरियस ए के बारे में है, जिसे आप SGR ए भी बोल सकते हैं। हाल ही में इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप यानी कि EHT फैसिलिटी का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने इस ब्लैक होल की पहली इमेज क्लिक की है। ये किसी ब्लैक होल की पहली इमेज नहीं है। किसी ब्लैक होल की पहली इमेज तो 2019 में हमने खींच ली थी। ये जो इमेज है, ये पहली इमेज है सजिटेरियस ए की। सजिटेरियस ए इतना हमारे लिए फैसिनेटिंग क्यों है? बिकॉज ये हमारी खुद की गैलेक्सी जिसका नाम मिल्की वे है, आकाशगंगा है, उसके सेंटर में है। हमारी गैलेक्सी के सेंटर में जो ब्लैक होल है उसे हम सजिटेरियस ए नाम देते हैं और उसकी पिक्चर हमने क्लिक की है। अच्छा, आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि जब हमने पहली पिक्चर क्लिक करी थी 2019 में, तो वो सजिटेरियस ए की नहीं थी। ऐसा क्यों? मतलब ये हमारी गैलेक्सी का है एक ब्लैक होल, तो ऑब्वियसली नज़दीक होगा, तो हमें इसकी पिक्चर पहले क्लिक करनी चाहिए थी। फिर हमने कहीं बहुत दूर की एक गैलेक्सी के सेंटर के ब्लैक होल की पिक्चर क्लिक की। ऐसा क्यों था? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कोई पहला ब्लैक होल का इमेज तो है नहीं। 2019 में इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप ने ही किसी ब्लैक होल की पहली इमेज को क्लिक किया था। काफी रिवोल्यूशनरी माना गया था उसको, क्योंकि ब्लैक होल को लेकर हमारी जो मान्यताएं थी वो उसके जरिए कहीं ना कहीं सही साबित हुई। M87 इस ब्लैक होल की पिक्चर को क्लिक किया गया। ये जो एक बहुत दूर स्थित गैलेक्सी है मेसियर 87, उसके सेंटर में उपस्थित ब्लैक होल था। सुपर जाइंट इलिप्टिक गैलेक्सी है ये, जिसके सेंटर के इस ब्लैक होल M87 की पिक्चर हमने 2019 में क्लिक की थी। तो हमने उस समय सजिटेरियस ए की पिक्चर क्लिक क्यों नहीं की थी? देखिए, प्लान तो हमारा सजिटेरियस ए का ही था, लेकिन उसके बीच में आ रहे थे कई सारे चैलेंजेस। सजिटेरियस ए की तुलना में M87 को क्लिक करना ज्यादा आसान था। इसका रीजन क्या है? इसका बेसिक कारण तो ये है कि जो सजिटेरियस ए है ये साइज में छोटा है कंपैरिजन टू M87। M87 बहुत ज्यादा बड़ा, मतलब 1000 टाइम ज्यादा बड़ा है M87 कंपैरिजन टू सजिटेरियस ए। हालांकि वो बहुत दूर है, लेकिन चूंकि इसका साइज उतना बड़ा है कि वो देखने में विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से SGR ए से ज्यादा बड़ा दिख रहा था, तो उसको क्लिक करना इजी था। दूसरा कि जो लाइन ऑफ साइट है SGR ए की, मतलब SGR ए को जैसे हमें देखना है पिक्चर क्लिक करने के लिए, वो काफी ज्यादा ऑब्सक्योर थी। डस्ट और भी कई तरीके के जो हिंड्रांसेस थे वो बीच में थे, तो ज्यादा चैलेंजेस थे इसकी पिक्चर को क्लिक करने को लेकर। कंपैरेटिवली M87 का लाइन ऑफ साइट ज्यादा क्लियर था। और तीसरा, SGR ए में हमें बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है, चेंजेस होते रहते हैं। इस वजह से भी इसे क्लिक करना मुश्किल हो रहा था। एंड दैट इज द रीजन कि हमने सोचा चलो इसको बाद में देखेंगे, पहले एक ब्लैक होल की पिक्चर तो क्लिक करते हैं। तो हमने M87 को पिक किया और उसकी पिक्चर को क्लिक कर लिया। लेकिन हम लगे हुए थे कि सजिटेरियस ए की भी पिक्चर हम क्लिक करेंगे, और फाइनली हमने सजिटेरियस ए की पिक्चर को भी क्लिक कर लिया। सजिटेरियस ए 4 मिलियन टाइम्स ज्यादा मास अपने आप में रखता है हमारे सूर्य की तुलना में, और 26,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, या फिर आप इसे 5.9 ट्रिलियन माइल भी बोल सकते हैं। हम अर्थ के कंपैरिजन में डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। इसका डायमीटर हमारे सूर्य की तुलना में 17 गुना ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि सन के बाद अगर आप सन और मरकरी के बीच का डिस्टेंस देखें, तो वो जो पूरा एक डायमीटर तैयार होता है उसमें ये फिट हो जाएगा। सजिटेरियस ए बहुत बड़ा नहीं है, वैसे तो बहुत मैसिव होते हैं ये जो ब्लैक होल्स होते हैं, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा डेंस होते हैं तो ये कम एरिया में होते हैं। फिर भी आप देख सकते हो कि हमारे सन से ये 17 टाइम्स बड़ा है। तो ये तो मामला हो गया सजिटेरियस ए का, जो कि एक ब्लैक होल है हमारे गैलेक्सी के सेंटर में, जिसकी हमने पिक्चर क्लिक करी है। ब्लैक होल की बात करते हैं। ब्लैक होल एक प्लेस होता है स्पेस में जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज्यादा मैसिव होता है। इतना ज्यादा होता है कि लाइट भी उसको एस्केप नहीं कर सकती। अगर रोशनी भी वहां जाएगी तो ट्रैप हो जाएगी। ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि एक छोटे से स्पेस में वो जाके किसी भी मैटर को स्क्वीज कर देता है। क्योंकि जो लाइट है वो उस ब्लैक होल से निकल के जा नहीं सकती, एंड दैट इज द रीजन कि वो इनविजिबल होते हैं, वो हमें दिखते ही नहीं है। तो जब वो दिखते ही नहीं है तो हम उनकी पिक्चर कैसे क्लिक करते हैं? जब भी वो किसी स्टार को या किसी अन्य ऐसी बॉडी को
अपने आसपास खींच रहे होते हैं तो उनके चारों ओर लाइट का एक सर्कल बन जाता है। उसी से हमें आइडिया लगता है कि इसके बीच में ब्लैक होल है। तो एक्चुअली में जो हमें पिक्चर मिलती है, जैसे कि इस ब्लैक होल की हमें पिक्चर मिल रही है, तो ब्लैक होल तो यहाँ सेंटर में है ना, इसके चारों ओर तो वो लाइट है जो ये इसे अपनी ओर खींच रहा है। तो उसी के जरिए हमें पता चलता है कि यहाँ सेंटर में ब्लैक होल है, तो पिक्चर हमें उसी की मिलती है। हाई कॉन्फ़िगरेशन के जो स्पेस टेलीस्कोप्स हैं उनकी मदद से हम ब्लैक होल्स की पिक्चर्स क्लिक कर पाते हैं। ब्लैक होल्स मॉडर्न सेंस में फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेडिक्ट किए गए थे 1950 में, जो आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसमें। हालांकि तब ये थ्योरेटिकल थे, लेकिन जैसा हमने उस एजम्पशन में पाया था वही धीमे धीमे सही साबित हो रहा है। ब्लैक होल के अंदर होता क्या है? ब्लैक होल के कोर में एक मास होता है जो एक बहुत ही टिनी पॉइंट पे जाके कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। वो जो पॉइंट होता है उसकी जो डेंसिटी है वो इनफाइनाइट होती है, और इसीलिए उसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। मतलब सारा मास एक सिंगल पॉइंट पे जाके कॉन्सेंट्रेट हो जाता है जिसके पास इनफाइनाइट डेंसिटी होती है। 2019 में ब्लैक होल्स पे एक प्रश्न आया, हालांकि वो उस ब्लैक होल पे नहीं था जिसका हमने पिक्चर क्लिक किया था। क्वेश्चन ये था कि अभी हाल ही में जाइंट ब्लैक होल्स, मर्जर ऑफ जाइंट ब्लैक होल्स का एक हमें मर्जर देखने को मिला जिनकी दूरी बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स पे दूरी पे है। तो आखिर इस ऑब्जर्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? जब ये मर्जर हुआ ब्लैक होल्स का तो ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएट हुई जो हमने डिटेक्ट करी। सो बी वाज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ने से पहले आप ओनली आईएएस के 2030 के फाउंडेशन कोर्सेस अवेल कर सकते हैं, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जिसके जरिए आप 2030 की तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको कोर्सेज को अवेल करना है तो ऑनलाइन में video.onlyas.in पे जाना होगा। फर्दर अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो या तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर यहाँ पे मेल कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव के बारे में है। हाइपरटेंशन मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर या फिर उच्च रक्तचाप, ये इंडिया में बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। इसको लेकर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था 2017 में। नाम था इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव यानी कि IHCI। अभी हाल ही में इस प्रोजेक्ट में कुछ जानकारियां मिली हैं। जानकारी के मुताबिक लगभग 23% जो पॉपुलेशन है, जो 2.1 मिलियन हो जाएगी, वो अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को नवंबर 2017 में लॉन्च किया गया था। मल्टी पार्टनर इनिशिएटिव है, कई सारे लोग शामिल हैं जैसे कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, ICMR और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। इसका ऑब्जेक्टिव है एक बेसिक सा कि 2025 तक हमें 25% जो रेज्ड ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, उसे रोकना है, कम करना है। देखिए इंडिया ने कमिट किया है 25/25 गोल। क्या है ये गोल? 25/25 गोल में हमें 2025 तक 25% तक जो मोर्टेलिटी होती है, लोगों की जान जाती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से, उसे रोकेंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज वही होती है जो छूने से नहीं फैलती, जैसे कि डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में आ जाते हैं। इसके भीतर 9 वॉलंटरी टारगेट्स हैं, जिसमें एक ये है कि हमें 2025 तक 25% हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करना है, कम करना है। तो उसी दिशा में ये प्रोजेक्ट इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव वर्क कर रहा है। हाइपरटेंशन के प्रेवलेंस की बात करते हैं इंडिया में, तो भारत के जो दक्षिणी राज्य हैं वहां पे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम ज्यादा है। ये जो लेटेस्ट एडिशन आया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, उसके अकॉर्डिंग बात की जा रही है। 21.3% वुमेन और 24% मैन जिनकी उम्र 15 साल से अधिक है वो हाइपरटेंशन फेस कर रहे हैं। हाइपरटेंशन का प्रेवलेंस आपको केरला में सबसे ज्यादा मिलेगा और फिर मिलेगा तेलंगाना में। 1/4 वुमेन और मेन जिनकी उम्र 40 से 49 के बीच में है वो हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर फेस कर रहे हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट हाइपरटेंशन एंड इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल साइक्लोन करीम के बारे में है। कुछ समय पहले साइक्लोन असानी बहुत ही एक्टिवली बढ़ रहा था। इन बिटवीन बे ऑफ बंगाल में हमें एक और साइक्लोन दिख गया है, दैट इज साइक्लोन करीम। और दोनों साइक्लोन्स चूंकि एक साथ ओरिजिनेट हो गए हैं इसीलिए इन्हें ट्विन कहा जा रहा है। साइक्लोन करीम और साइक्लोन असानी ये दोनों मिलकर एक ट्विन साइक्लोन क्रिएट कर रहे हैं। करीम जो है ये साउथ अफ्रीकन कंट्री सिसिलीज की तरह दिया गया नाम है। ये दो के दोनों ही इंडियन ओशन में ओरिजिनेट हुए हैं और अब धीमे धीमे दूर जा रहे हैं। साइक्लोन करीम जो ओपन सी है ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में, वहां पे क्रिएट हुआ था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल शैलो एंड डीप इकोलॉजिज्म के बारे में है। एनवायरमेंटल इकोलॉजी का बहुत ही बढ़िया सा और बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको इसके बारे में जरूर से जानना चाहिए, मेंस में काम आता है। इंडिया धीमे धीमे बहुत ज्यादा हीट वेव्स की चपेट में है। इन बिटवीन दो एनवायरमेंटल फिलॉसफीज पर चर्चा की जा रही है।
कि क्या अब समय आ चुका है कि हम इनको फॉलो करें। ये फिलॉसफीज इंसानों की नेचर के साथ जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करते हैं। इन फिलॉसफीज का नाम है शैलो एंड डीप इकोलॉजिज्म। क्या है शैलो और डीप इकोलॉजिज्म? ये कॉन्सेप्ट 1970s में इमर्ज हुआ। नॉर्वे के फिलोसोफर थे एर्ने नाइस। उन्होंने पोल्यूशन और कंजर्वेशन मूवमेंट्स को लेकर जो एक ट्रेडिशनल बातचीत चल रही थी, डिबेट एंड डिस्कशंस चल रहे थे, उनसे हटकर कुछ नया सोचने का प्रयास किया। और इन बिटवीन उन्होंने ह्यूमंस को सेंटर में रखा। उन्होंने ह्यूमंस को सेंटर में रख के इन्वायरमेंटल क्राइसिस को एक्सप्लेन किया और इसके लिए दो कॉन्सेप्ट्स इमर्ज होकर आए। पहला था शैलो इकोलॉजिज्म। शैलो इकोलॉजिज्म को हम वीक इकोलॉजिज्म भी कहते हैं। इसके पहले कि हम शैलो या डीप इकोलॉजिज्म की बात करें, इकोलॉजी की बात करते हैं। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी एक स्टडी है जहां पे हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिनमें इंसान भी शामिल हो जाएंगे, उनके फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ उनकी क्या रिलेशनशिप है। यहां पे हम बेसिकली प्लांट्स, एनिमल्स और उनके आसपास के जो भी सराउंडिंग्स हैं उनके साथ उनके इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। तो ये तो मतलब हो गया इकोलॉजी का। शैलो इकोलॉजिज्म क्या है? शैलो इकोलॉजिज्म, जिसे वीक इकोलॉजिज्म भी कहा जाता है, इसमें हम देखते हैं कि आखिर हमें इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस करना है। दोनों ही फिलॉसफीज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को एड्रेस करने का सॉल्यूशन बताते हैं। तो पहला जो वीक इकोलॉजिज्म है उसका सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। आप जो लाइफस्टाइल अपनाए हुए हैं उनको अपनाए रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसे आप फॉलो करते रहिए। लेकिन इन बिटवीन आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस करिए जिनकी वजह से आप एनवायरमेंटल डैमेज को मिनिमाइज कर सकें। जैसे कि आप व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं तो व्हीकल का इस्तेमाल बंद मत करिए, वो करते रहिए, लेकिन ऐसी व्हीकल्स का इस्तेमाल करिए जो कि कम पोल्यूशन फैलाते हों। या फिर आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल कम कर दीजिए, एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल कम कर दीजिए। ये सारी चीजें आप करिए ताकि इन्वायरमेंट को कम नुकसान हो। लेकिन जो स्टेप्स हैं ये कमजोर स्टेप्स हैं, मतलब आप कुछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर रहे हैं। दैट इज द रीजन कि इसे वीक इकोलॉजिज्म या सैलो इकोलॉजिज्म कहा गया। फिर मामला आता है डीप इकोलॉजिज्म का। डीप इकोलॉजिज्म, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यहां पे आपको कुछ बहुत गहराई से करना होगा, मतलब कुछ ऐसा चेंज जो बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए। एंड दैट इज द रीजन कि डीप इकोलॉजिज्म रेडिकल चेंज की बात करता है। वो कहता है कि हमें अचानक से कुछ बड़े बदलाव करने होंगे, तभी हम इन्वायरमेंट को फाइट कर पाएंगे, जो पोल्यूशन है, जो डिग्रेडेशन है उसको। ये लार्ज स्केल चेंजेस की बात करते हैं हमारी लाइफस्टाइल में, क्योंकि अगर हमने लार्ज स्केल चेंजेस अभी नहीं किए तो फिर हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन या डिग्रेडेशन को काउंटर नहीं कर पाएंगे। 2015 में देखिए एक प्रश्न आया था इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का उन्होंने डिस्क्रिप्शन पूछा था हमसे और सही जवाब सी था, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। तो इस प्रकार के कई दफा साधारण प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्किल्स ऑफ अकोमोडेशन एसओए के बारे में है। हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर ने रिवाइज्ड एसओए 2022 डिफेंस सर्विसेज के लिए अप्रूव कर दिया है। शब्दों पे जाइए, स्किल्स ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसा इंफ्रा जो रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो या फिर उससे संबंधित किसी भी एक्टिविटी के लिए। तो उनके कुछ स्किल्स होते हैं कि ये इंफ्रा किस तरीके से बनेगा, उसमें क्या बेसिक चीजों का ध्यान रखा जाएगा। तो उनके स्किल्स समय समय पर तैयार किए जाते हैं। पिछली बार जो स्किल अप्रूव किया गया था वो 2009 में अप्रूव किया गया था और अभी ये जो स्किल्स हैं ये डिफाइन करते हैं कि किस प्रकार के कंस्ट्रक्शन को हम ऑथराइज करेंगे। तो यहां पर देखिए जो एसओए है वो डिफाइन करता है ऑथराइजेशन को। कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज जो ऑपरेशनल, फंक्शनल, ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, लिविंग या रिक्रिएशनल फैसिलिटीज हो सकती है, मतलब कोई भी बिल्डिंग जिसका इस्तेमाल इन सभी चीजों के लिए किया जाए डिफेंस सर्विसेज में। ये तीनों ही डिफेंस सर्विसेज पे एप्लीकेबल होता है, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स। कोस्ट गार्ड भी इसमें शामिल होते हैं। जो रिवाइज्ड एसओए है ये कुछ नई यूनिट्स को संज्ञान में लेकर तैयार किया गया है कि अब जरूरतें बदल गई हैं, टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, ऑपरेशनल रेडीनेस की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, थ्रेट्स ज्यादा है। इस हिसाब से हमें नए इंफ्रा चाहिए और इस नए इंफ्रा के लिए हमें जरूरत थी नए एसओए की। जो नया एसओए आया है इसमें कुछ ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं कि हम नई जो फैसिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको डेवलप करेंगे। जो डिफेंस लैंड हमारे पास अवेलेबल है हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जुडिशियस यूज करेंगे। इसके लिए हम कम जमीन पर ज्यादा कंस्ट्रक्शन करने के लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाएंगे और कॉमन फैसिलिटीज को भी डेवलप करेंगे। जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं उनमें एमिनिटीज को बेहतर किया जाएगा। जो दिव्यांग जन हैं उनके लिए भी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और जेंडर कम्युनिटी को भी ध्यान में रखा जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट रिपोर्ट के बारे में है। इसे हाल ही में रिलीज किया गया है। किसने रिलीज किया? WMO ने, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। जब वो एनुअल अपडेट तैयार करते हैं तो दुनिया भर में जो भी क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं उनके बेस्ट प्रेडिक्शन सिस्टम और उनकी एक्सपर्टीज का सहारा लेते हैं ताकि वो कुछ एक्शनेबल इंफॉर्मेशन तैयार कर सकें डिसीजन मेकर्स के लिए। इंडिया के लिए क्या निकल के आया? इंडिया के लिए ये निकल के आया कि आने वाले 4 सालों में इंडिया में जो टेम्परेचर होगा वो बिलो नॉर्मल होगा।
थोड़ा अजीब लग रहा है ना, क्योंकि इस समय तो गर्मी कितनी ज्यादा पड़ रही है, मतलब हीट वेव्स का प्रकोप चल रहा है। इन बिटवीन कोई ऐसी फाइंडिंग आए जो कहे कि अगले 4 सालों में टेम्परेचर बिलो नॉर्मल रहेगा, तो पढ़ के तो अच्छा लग रहा है कि हाँ ऐसा हो तो बढ़िया है। खैर ऐसा कुछ दिखता अभी तो नजर नहीं आ रहा। और ये बिलो नॉर्मल टेम्परेचर के लिए कारण क्या बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यहां पर रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी, हमें अबव नॉर्मल रेनफॉल मिलेगी, इसलिए टेम्परेचर गिरेगा। काश ऐसा हो। डब्ल्यूएमओ के बारे में बात करें तो इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 193 मेंबर्स हैं, यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इंडिया डब्ल्यूएमओ का मेंबर है और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। रिवीजन करते हैं, सजिटेरियस ए एंटी टैंक मिसाइल है, नहीं ऐसा तो नहीं है, ये तो एक ब्लैक होल है ना, तो ये तो गलत हो गया। इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव 2025 तक 25% रिलेटिव रिडक्शन का प्लान है, दैट्स ट्रू। डब्ल्यूएमओ स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है यूएन की, गलत है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। डीप इकोलॉजिज्म ये बात करता है कि हमें रेडिकल चेंजेस लाने होंगे, ये सही है। तो हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है, उम्मीद करते हैं इससे आपको फायदा मिला होगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।